विशाखन पी अंडमान निकोबार के विजयपुरम के रहने वाले, सेंटर मिला कटक 1200 किलोमीटर दूर। यूपी के अंबेडकर नगर के सूर्या चौधरी और सेंटर मिला पटना। पश्चिम बंगाल कोलकाता अयान हल्दर, सेंटर मिला झारखंड का रांची। अगर हम 200-300 किलोमीटर के भीतर ही एक उनको रोबस्ट सिस्टम दे सकते हैं तो इतनी दूर फेंकने की क्या जरूरत है स्टूडेंट को? इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। कुछ सेंटर्स लास्ट मिनट तक डिस्प्यूटेड थे या कोर्ट केस वाले मतलब टीचर्स एसएससी चेयरमैन से या डीओपीटी के जो मिनिस्टर हैं जितिन से उनसे मिलना चाहते हैं तो मिलने के बजाय उनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है, बस में घुमाती है, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है एज इफ दे आर क्रिमिनल्स। मैंने देखा बीड असेंबल हो रहा है, तुरंत उनको बुलाया और मेरे डायरेक्टर ने उनसे बात किया और चले गए। हाँ, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने कहा कि उस पैसे से हम सड़कें बनाते हैं जो 100 रुपये लेते हैं। क्या गलती एसएससी की कि उन्होंने गलत सवाल दिया, उस गलती को सुधारने की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कैंडिडेट। हमने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में देखा है कि अगर आप उनको किसी सॉफ्टवेयर में बग बताओ कि ये गड़बड़ है तो वो आपको रिवॉर्ड करते हैं। बिल्कुल, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ स्टूडेंट से पैसे लिए जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ना है कि लाखों लोग बोल रहे हैं या एक आदमी बोल रहा है। सर, लेकिन स्टूडेंट अब ये जानना चाहते हैं कि इतना फुल प्रूफ प्रोसेस बताया जा रहा है, उसके बावजूद ऑप्शंस का रिपीट होना, वो सब इतने ह्यूमन चेक के बाद ये गलती कैसे हो जाती है? मैं तो पहले ही मान लूंगा ये होना नहीं चाहिए। टेक्निकली टीसीएस ज़्यादा एडवांस था, आपकी अपनी बिडिंग प्रोसेस में भी वो दिखा, लेकिन वो एक बढ़िया एग्ज़ाम कराने के लिए ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, तो सरकार ने पैसा बचाना चुना इन प्लेस ऑफ एक टेक्निकल सुपीरियर सिस्टम। आपने बहुत कठिन सवाल पूछा। प्रॉब्लम तो है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, शॉर्ट में एसएससी, ये शब्द सुनते ही इस देश के लाखों करोड़ों सरकारी, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के उम्मीदवारों के मन में तमाम उम्मीदें और कुछ सवाल उपजते हैं। हमें लगा कि एसएससी के चेयरमैन से वक्त मांगा जाए और आपके हिस्से के जितने भी सवाल हैं और एसएससी अपने भीतर किस तरह के बदलाव कर रहा है ताकि एक भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर पर निराशा का सामना न करना पड़े और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वो डिलीवर हो सके, उस सिलसिले में बात हो। आज की इस बातचीत में हमारे साथ हैं एसएससी के दफ्तर में एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, मैं इससे पहले कि बच्चे या उन्हें पढ़ाने वाले टीचर जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी आपसे मीटिंग हुई, डीओपीटी से मीटिंग हुई, अलग अलग, और आपके पास बहुत सारे आए, उन सब पर आऊँगा, लेकिन मेरी एक क्वेरी सबसे पहले ये है कि 3.5 डेकेड से ज़्यादा का ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस, आपकी खुद की आईआईटी मद्रास की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, आईएम की डिग्री, जब हम कभी भी अपने किसी सीजन्ड ब्यूरोक्रेट को देखते हैं जो एक इतनी बड़ी बॉडी को हेड कर रहे हैं, तब हम उनसे ये उम्मीद करते हैं, जो हमने देखा भी है गवर्नेंस में, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है वैसे वैसे बग्स ज़्यादा फिक्स होते हैं। आपने एसएससी चेयरमैन का कार्यभार संभाला, इनिशियली क्या चैलेंजेस आपको दिखे और उन पर किस तरह से आपने काम किया? ठीक है, मतलब सबको पता है एसएससी क्या करता है। नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करते हैं, लेकिन कुछ विषय इसके बारे में अलग हैं कि एसएससी केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करता है। कई स्टेट्स या बाकी संस्थाएं हैं जो ओएमआर में टेस्ट करते हैं या कोई दूसरे रिटर्न एग्जाम्स करते हैं, डिस्क्रिप्टिव, रिटन, अलग अलग। बस हम एसएससी में खाली पिछले 2018-19 से ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है बस। और 2018 से हमने थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस एक दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ ना, कैसे करते हैं हम, प्राइवेट एजेंसीज को एंगेज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी। तो 18-19 में जब ये पहले शुरू हुआ, हमने एक संस्था को चुना और उसका टेन्योर जो है अभी इस वाले अप्रैल में ख़त्म हुआ और 25 मई से दूसरे टेंडर किया, उसमें से एक दूसरा संस्था आया, वो काम कर रहा है। पहले टीसीएस था, अब एडिक्विटी है। ठीक है, ये पूरा टेंडर प्रोसेस से जब जो भी सरकारी नियम है उसके हिसाब से प्रोसेस हो गया। इसके अलावा मेरा कहना ये है, जब तक हम ये जून 2025 तक टेस्ट कर रहे थे, वो करने का पैटर्न या मॉडल अलग था। मॉडल बोलूंगा, पैटर्न तो क्वेश्चन से जुड़ जाएगा, वो नहीं है। अब पैटर्न बदला है। क्या था पहले मॉडल? क्यों बदला है वो भी बता दूंगा। 2018 का एक केस है शांतनु कुमार, जिसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ऑर्डर दिया कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो क्वेश्चन नहीं सेट करेगा।
ओके। तो ये फंडामेंटल ऑर्डर डायरेक्शन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको हमने अभी लागू किया है। 2025 जून से जो भी एग्जाम एसएससी कर रहा है उसमें हमारा जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका और क्वेश्चन का लेना देना नहीं है। अगर मैं इसे ठीक समझ पा रहा हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं कि पहले 2018 के बाद से टीसीएस ही अलग अलग सेंटर्स पर एग्जाम करा रहा था और टीसीएस ही एसएससी के अलग अलग क्वेश्चंस भी देता नौकरियों था। के लिए क्वेश्चन पेपर भी सेट कर रहा था। जी, जबकि अब ये व्यवस्था है कि एडिक्विटी एग्जाम तो करवा रही है लेकिन क्वेश्चन पेपर एसएससी उनको सेट करके देता है, वो खुद सेट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे जैसे हमने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चुना है वैसे हमने इसको बोलते हैं कंटेंट एजेंसीज, जो हमें क्वेश्चंस बना के देते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया है और वो दूसरी मैकेनिज्म से डिजिटली हम क्वेश्चंस इनको देते हैं और एजेंसी टेस्ट करवाता है। तो हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स का ग्रीवेंस था कि क्वेश्चंस में कुछ कमी थी, कुछ गलतियां थी। ये सब जो है मानना पड़ेगा, छोटी मोटी गलतियां थी, लेकिन इसका एजेंसी का सीधा जोड़ नहीं है। सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वही दिखाया जाएगा। देश भर में 1 लाख लोग भी लिखेंगे, उनको तो वैसे ही दिखेगा। तो उसके बारे में मैं एक और बात भी कहूँगा कि क्वेश्चंस जनरेट के लिए हम कैसे करते हैं। दूसरा बहस भी कुछ मीडिया में आया है कि एआई क्वेश्चन जनरेट कर रहा है जी। तो मैं तो ये आश्वासन दे सकता हूँ, हर एक क्वेश्चन कोई एक्सपर्ट, जिसको हम एसएमई बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बैठ के क्वेश्चन तैयार करता है ऑनलाइन पोर्टल में। दूसरा आदमी उसको देखता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं, और उसके बाद दूसरी टेबल में जाता है जो उसको अनुवाद करता है। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम हिंदी अंग्रेजी में है। मेरे कुछ 3-4 एग्ज़ाम्स ऐसे भी हैं जो 15 भाषाएं में ही हैं, मतलब हिंदी अंग्रेजी छोड़ के। तो वहाँ जब क्वेश्चन निकलता है लगभग 30-31 लोगों उसको क्लियर करते हैं। तो ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में छोटी टेक्निकल फिक्सेस हैं जिसके कारण पिछले कुछ दिनों में क्वेश्चंस में ये आया कि कुछ क्वेश्चन का नंबर का ऑप्शन ए भी सेम है, बी भी सेम है, या कुछ क्वेश्चन ऐसा आया कि क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, ऑप्शन कुछ बोल रहा है। ये मेरे ख्याल से गलती तो है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये टेक्निकली करने के कारण इसका एक और बात भी मैं कहना चाह रहा हूँ। हम पॉसिबली वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेस्ट ऐसे करते हैं जिसको कोई देखता नहीं है, क्वेश्चन को देखता है। क्वेश्चन पेपर तो डिजिटली निकलता है। मैं ये भी बताऊंगा थोड़ा, हाँ ये प्रोसेस बताएं। नहीं, मतलब इंटरेस्टिंगली एसएससी ऐसा संस्था है जो आज तक पेपर लीक हुआ नहीं है 19 के बाद, क्योंकि अपना मेथडोलॉजी ऐसा है, पहले लीक होने के लिए पेपर चाहिए ना, तो कोई पेपर है ही नहीं। पेपर का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा हो कहीं से, जैसे हम देखते हैं कि कलकत्ता से फलाना चोरी हो गया, कुछ वो नहीं नहीं, है। कुछ नहीं। ये डिजिटल प्रोसेस में क्वेश्चंस, हम इसको वॉल्ट बोलते हैं। एक वॉल्ट में क्वेश्चंस हैं कई तरह के, कई सब्जेक्ट्स के। जेई के लिए इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे, टाइपिंग के लिए होंगे, कई सारे क्वेश्चंस होंगे। अब क्वेश्चंस का हम प्रोग्राम बना के सेट करते हैं कि भाई अभी स्टेनो का एग्जाम चल रहा है, उसमें इतना क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का आना है, ये क्वेश्चन मतलब इंग्लिश का है तो इस लेवल का आना है, उसमें इतना मुश्किल होना है, इतना आसान होना है। उस फॉर्मूला के हिसाब से, उस एल्गो के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनता है टेस्ट के कुछ मिनटें पहले। और यहाँ से कुछ मिनट पहले अगर जैसे आज जब मैं आपसे ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज एग्जाम है 5:30 बजे को, आज 8-5:30 को एग्जाम है जी, मतलब 5:15 के बाद ही यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, देश भर के 300 सेंटर्स में डाउनलोड होगा और 5:30 को जो बंदा पहला क्लिक करता है तभी कोई देख सकता है, उससे पहले कोई देख नहीं सकता। तो मेरा कहना यही है, इसी के कारण एसएससी एग्जाम में पेपर लीक जो है असंभावना है। लेकिन माल प्रैक्टिस वो हमेशा पॉसिबल है, उसको चेक करना है। मान लीजिए कोई सेंटर में कोई है, सेंटर के अंदर किसी को मोबाइल ले जाना नहीं है, अगर कोई मोबाइल में स्क्रीन लेके व्हाट्सएप कर रहा है तो वो गलत है। तो उस टाइप के दुविधाएं प्रोसीजर से चेक करना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्रिएट करके डिस्ट्रीब्यूट करने में गलती नहीं हो रहा है। मैं ये बात कह रहा था कि कुछ लोग का कहना ये भी है कि ये गलतियां आ रहे हैं क्योंकि एआई क्वेश्चन चेक कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा, यू आर सेइंग कि नो एआई, नथिंग इज इन्वॉल्व्ड। जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वो सवाल बनाते हैं, वॉल्ट में जाते हैं और एक रैंडमाइजेशन के थ्रू पिक किए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन क्रिएट करने में एआई नहीं है। एआई थोड़ा बहुत हमने ट्राई करके ले आ रहे हैं ताकि ये कहें कि सारे क्वेश्चंस पेपर्स में, अलग अलग पेपर्स में एक ही लेवल के हो और क्वेश्चंस का रिपीटिशन नहीं हो।
ये प्रयास चल रहा है और यह इम्प्रूव करेगा, लेकिन क्वेश्चन का क्वालिटी और कंटेंट पूरा ह्यूमन मेड है और उसकी जिम्मेदारी हमें अलग एजेंसी से एस्टेब्लिश करना है। सर लेकिन स्टूडेंट तब ये जानना चाहते हैं कि इतना फुल प्रूफ प्रोसेस बताया जा रहा है, उसके बावजूद ऑप्शंस का रिपीट होना, वो सब इतने ह्यूमन चेक के बाद ये गलती कैसे हो जाती है? क्योंकि हम लोग अपने स्कूल के जब हम इम्तिहान देते थे, आप भी पढ़े हम भी पढ़े, वहाँ तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते थे। फिर बाद में जब हमने कभी, आपने यूपीएससी दिया, मैंने भी 1-2 बार दिया यूपीएससी, एनडीए सीडीएस के लिए, वहाँ पे भी रिपीट नहीं हुआ। तो ये इतने ह्यूमन चेक के बाद ये एरर कैसे हो जाती है कि सेम ऑप्शन छाप दिए गए या एक ऑप्शन कम छापा गया? मैं तो पहले ही मान लूँगा ये होना नहीं चाहिए। यही बात है कि हम लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को उसके स्क्रीन में ऐसे जाके निकले ताकि कोई उससे पहले देखा नहीं हो। कोई भी क्वेश्चन पेपर को देख लिया तो मेरा एक वीक पॉइंट है कि लीक हो सकता है, लेकिन इस डिफेक्ट्स के बारे में मेरा एक ही एक्सप्लेनेशन है कि इसके बावजूद भी किसी भी कैंडिडेट को नुकसान ये इंश्योर करें कि नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए मैं कह रहा हूँ एसएससी का एक अलग प्रोसेस है, चैलेंज मैकेनिज्म। हर कैंडिडेट एग्जाम के बाद अपना पूरा क्वेश्चन और आंसर देख सकता है, कंटेस्ट कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन गलत है। उसके बाद हम प्रोसेस एक्सपर्ट्स को लेके चेक करके अगर क्वेश्चन पेपर में गलतियां हैं, होती हैं कई बार क्वेश्चन पेपर्स में कुछ अभी सबको पता है रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में ज़्यादा परसेंटेज तक गलतियां हुए, उसका करेक्ट करके जो चैलेंज किया उसके लिए नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन को कितने लाखों लोगों ने लिखा उन सबको वो बेनिफिट देते हैं। जी सर, आई एम ग्लैड कि आपने ये मेंशन किया, क्योंकि इसको लेकर भी एक बहुत हीटेड डिबेट है। गलती एसएससी की कि उन्होंने गलत सवाल दिया, उस गलती को सुधारने की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कैंडिडेट। मान लीजिए तमिलनाडु का एक लड़का है गोपाल, जो एसएससी में बैठा, और गोपाल ने कहा कि ये सवाल गलत पूछा गया। अब एसएससी उससे कह रहा है कि फर्स्ट यू सबमिट 100 रुपीज, देन ओनली हम तुम्हारे इस आर्ग्यूमेंट को एक्नॉलेज करके चेक करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर मैं एक ही एग्जाम लूँ एसएससी का, जैसे सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेज 13 अभी हुआ, पोस्ट हैं 2423, 29,40,175 स्टूडेंट बैठे। वी आर पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन, ये एक लमसम आंकड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एसएससी की एक गलती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें तो वो लाखों में या मिलियंस में कन्वर्ट हो जाती है। यस, एसएससी ने फिर माना कि हाँ, ये जो ऑब्जेक्शन आया ये सही है, गलत है। उन बच्चों के पैसे, क्योंकि उन्होंने तो आपकी गलती की तरफ ध्यान दिलाया। हमने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में देखा है कि अगर आप उनको किसी सॉफ्टवेयर में बग बताओ कि ये गड़बड़ है तो वो आपको रिवॉर्ड करते हैं। बिल्कुल, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ स्टूडेंट से पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, चैलेंज प्रोसेस में कैंडिडेट क्वेश्चन करता है, चाहे एक ही पर्सन ने कंटेस्ट किया है, इसलिए एक दिस 100 इज मोर लाइक अ फ्रिक्शन। अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो हो सकता है कि जो लाखों नंबर आपने बताया, लाखों लोग भी चैलेंज करते हैं और चैलेंजेस को रिसॉल्व करते करते बहुत महीना हो जाएगा, डिले हो जाएगा। पर्पस नहीं है, अगर एक ही गलत है फर्क नहीं पड़ना है कि लाखों लोग बोल रहे हैं या एक आदमी बोल रहा है। प्रोसेस ये है, तो इसीलिए 100 रुपया इट्स अ फ्रिक्शन सो दैट वी अवॉइड फ्रिवलस चैलेंजेस, दैट्स ऑल। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर चैलेंज एस्टेब्लिश हो गया, क्वेश्चन गलत है, कुछ लोगों का डिमांड है और कि भाई व्हाई डोंट यू रिफंड, विच इज़ वेरी गुड इन प्रिंसिपल। अगर गलती अपनी है तो हमें मानना पड़ेगा और रिफंड करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है कि सरकार में जो पैसा देता है वो सरकार के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाता है, तो उससे रिफंड करना इज अ कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोसीजर। वी विल वर्क आउट समथिंग, मतलब कुछ सिस्टम ले आएंगे कि चैलेंज में जो कॉन्टेस्ट करता है और चैलेंज एस्टैब्लिश होता है कि क्वेश्चन गलत था, कम से कम उसका पैसा डेफिनेटली रिफंड करना है। क्योंकि कुछ मीडिया में ये भी आ रहा था कि ये गलत क्वेश्चन से एसएससी पैसे बना रहा है, मतलब ये इट इज़ बेसलेस, बिकॉज जो क्वेश्चंस के चैलेंज के लिए कैंडिडेट पे करता है वो कंसोलिडेटेड फंड में गवर्नमेंट को जाता है। हमें कोई इंसेंटिव नहीं है, मतलब 1000 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एसएससी को 1000 क्वेश्चन का पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल ठीक है कि चैलेंज हुआ तो पैसा रिफंड करना है। इट इज़ अ honorable, it's a good demand, we will work towards achieving that, it's only a procedural issue। क्योंकि सवाल 100 रुपए या 500 का नहीं है हमारे आपके लिए, लेकिन सर पटना में, लखनऊ में, जोधपुर में, जबलपुर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंदौर में, उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनका एक रुपए फिक्स होता है कि इतना धान लेके बैठे हैं। परफेक्ट। दूसरी चीज ये है कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड में पैसा चला गया
सरकार हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर पैसा लेने का एक तरीका बनाया गया तो पैसा लौटाने का भी तरीका हो सकता है। हम डीबीटी के जरिए किसानों को पैसा देते तो हैं। अरे भैया है ना, इनकम टैक्स रिफंड मिलता है, जी। लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। मैंने ये कहा कि इसका प्रोसीजर वर्कआउट करना है, हमारे लिए नया है, अभी तक नहीं था, करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असंभव है, बिल्कुल संभव है, करेंगे। ओके। और आप कह रहे हैं कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने वॉल्यूम में चैलेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, एक भी व्यक्ति चैलेंज कर रहा है तो वो आपका सिस्टम उसको रजिस्टर हमेशा करेगा। होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा लाखों लोग बैठे हैं, किसी को मालूम नहीं कि बाकी कैंडिडेट क्या करता है। मैं खाली मेरा क्वेश्चन पेपर देख सकता हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, तो लोग इसे स्प्रेड हुए हैं, तो इसीलिए चैलेंजेस मल्टीपल में आता है। एक चैलेंज भी चलेगा, एक क्वेश्चन को अगर एक पर्सन चैलेंज करें और लाखों चैलेंज करें, इम्पैक्ट सेम ही है। ये इस शिफ्टिंग प्रोसेस में टाइम लगता है, बिकॉज वी ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द यूनिक चैलेंजेस। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस है और एक ही हॉल में 10 कैंडिडेट्स होंगे तो सबका ऑप्शंस भी जम्बल्ड अप हैं, तो उसको रिसॉल्व करके चैलेंज प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में लेबोरियस प्रोसेस है, करते हैं, करेंगे। चैलेंज प्रोसेस नहीं है तो गलत क्वेश्चंस को कोई मतलब सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक रिस्क है गलत क्वेश्चंस का, चैलेंज प्रोसेस होना चाहिए। चैलेंज प्रोसेस से ही इसको एड्रेस कर सकते हैं। द आइडियल सिचुएशन इज नो गलत क्वेश्चन, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एंड कोई सर इसमें एसएससी में ऐसा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम है जैसा हम बाकी कॉर्पोरेट्स में देखते हैं कि आपको पता है कि साहब बरसात में ये लीकेज होगी तो आप पहले से तैयारी करो। अगर हमें ये लगातार दिख रहा है कि एसएससी में कुछ एक गलतियां जो रिपीट हो रही हैं, ऑप्शन की गलतियां, ट्रांसलेशन की, अनुवाद की, तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? भाई ये फिक्स तो आराम से कर सकते हैं, करने का बिल्कुल प्रक्रिया है। जिस एजेंसी से हम क्वेश्चन लेते हैं, अगर उनकी तरफ से जो गलत क्वेश्चन बनाया गया तो उनके ऊपर जबरदस्त पेनल्टी है। ये पुराना सिस्टम भी है, ये लग रही है पेनल्टी पुराने एजेंसी। अब रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में बड़े नंबर पे क्वेश्चंस गलती थे, उन एजेंसीज को हमने करोड़ों का पेनल्टी लगाया है और उनको पे भी रिकवर किया है, उनके पेमेंट से रिकवर किया है। तो ये चीजें आप अपनी प्रेस रिलीज में क्यों नहीं डालते थे? हम लोग को देख के संतुष्टि तो होगी, जिनकी वजह से लाखों विद्यार्थी परेशान हुए, उनको एक चपत लगी। अरे ये तो दुनिया जहां की चीजें बताई जाती है प्रेस रिलीज में, ये भी तो बताया जाए कि किसको किसको पनिश किया गया। अभी तक जो क्वेश्चंस में एजेंसीज ने गलत क्वेश्चन दी, ये उनके सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ही है, टेंडर में ही है। क्वेश्चंस में गलती थी, इतनी गलतियां के लिए इतना पेनल्टी, ज़्यादा हो गया था और पेनल्टी हमने डिडक्ट किया है और आगे भी करेंगे। और अभी जब पूरा डिजिटल प्रोसेस है और वर्ल्ड की तरफ आ रहा है, उसको करेक्ट करना ये भी आसान है, क्योंकि हमें पता लगेगा कि किस पर्सन ने क्वेश्चन जनरेट किया, तो तब तक हम करेक्शन एक्ट ले सकते हैं। एक सर मसला आता है बार बार नॉर्मलाइजेशन का, जरा ये समझा देंगे। हमने यूपीएससी वालों से भी बहुत सुना और अब एसएससी वालों से भी सुन रहे हैं। सुन लीजिए, नॉर्मलाइजेशन मोस्ट एग्जाम बॉडीज करते हैं, मेरे ख्याल से नीट एक टाइप का करता है, एनटीए कुछ करेगा, यूपीएससी पता नहीं, बाकी एजेंसीज करते हैं। एसएससी के संदर्भ में नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम जितने लोगों के लिए टेस्ट एक शिफ्ट में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। जैसे आपने रिसेंटली सिलेक्शन की बात की, वो नंबर थोड़ा गलत है क्योंकि वो अगले एग्जाम का नंबर है। सिलेक्शन में हमें 11 लाख एप्लीकेंट्स थे और 5.5 लाख लोगों ने लिखा। वो बड़ा नंबर जो है अगले एग्जाम्स में आएंगे, वो सारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंबाइंड एग्जाम का है, ठीक है। अब जब 11 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं तो एक शिफ्ट में करेंगे तो काम खत्म, एक एग्जाम में हो जाएगा। जब ये डिजिटल एग्जाम है, कंप्यूटर पर बैठ के करना है, सेंटर्स चाहिए, तो सेंटर्स में एग्जाम लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए देश भर 50,000 लोग लिख सकते हैं, तो 11 लाख मुझे मान लीजिए अगर उतने लोगों को लिखना है तो 22 शिफ्ट होगा। तो जब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम किया जाता है, अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर तो एक नहीं हो सकता है जी, तो लीक हो जाएगा। तो 12 इसी एग्जाम के लेंगे तो अगर 22 शिफ्ट हैं तो 22 क्वेश्चन पेपर्स होंगे। हाँ। और क्वेश्चन पेपर्स में वेरिएशन हो सकता है कि आज थोड़ा इजी निकले, अगला थोड़ा टफ निकले। आप कुछ भी हो, दूसरे शिफ्ट वाले को पहले शिफ्ट का अनुभव है, उसके बारे में कई वीडियोस आएंगे, न्यूज़पेपर क्लासेस आएंगे। तो इसको करेक्ट करने के लिए इस प्रावधान का नेम है नॉर्मलाइजेशन। मतलब नॉर्मलाइजेशन करने के लिए कई संस्थाएं कई फॉर्मूला लेते हैं। जैसे गेट एक टेक्निकल एग्जाम है, उनका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अलग है। एसएससी का अभी पिछले मई तक एक फॉर्मूला था जो कई सालों तक एग्जाम में यूज़ किया जा रहा है। उस फॉर्मूला के दौरान जब हम नॉर्मलाइज करते हैं, कुछ एग्जाम्स में निकला कि इससे बढ़िया तरीका क्यों ना हो सकता है, बल्कि जब 2 एग्जाम्स में फ़र्क ज़्यादा हो गया।
आर यू सेइंग कि पिछले साल तक एसएससी का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो था वो फॉल्टी था? नहीं, बिल्कुल नहीं. दैट नॉर्मलाइजेशन एंड दिस हैज बीन कंटेस्टेड इन कोर्ट ऑल्सो. लोग नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये किया है, भाई आपका रोल ये है एग्जाम करने से पहले नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बता दो और उसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करो. और वो नॉर्मलाइजेशन एक्सपर्ट से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी से फॉर्मूला लिया. तो अभी पिछले 5 साल 6 साल जून 2025 तक जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज़ किया गया वो एक्सपर्ट से बना हुआ था. कुछ लोगों ने उसको क्वेश्चन किया और कोर्ट ने बोला कि भाई नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जब तक कंसिस्टेंट है, गलत नहीं है. तो सारे कोर्ट्स ने माना है. और ये न केवल एसएससी का, ये बिहार एसएससी हो या पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, सबका केस में कोर्ट ने यही कहा है. जब नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्टेड है, नॉर्मलाइजेशन करने के में ऑप्शंस हैं. तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो कलकत्ता में जी मोस्ट प्रोमिनेंट स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है True. देश का, तो उनको ये प्रॉब्लम रखा कि भाई नॉर्मलाइजेशन देखो कई लोग कई तरीके से कर रहे हैं, हम भी अभी तक ये कर रहे हैं. इसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, वो भी उनको दिया और बोला कि भाई इसके बारे में स्टडी करके बताए. तो उन्होंने हमें बताया सर ये भी ठीक है, लेकिन दूसरा भी ठीक है. अगर आपके सारे एग्जाम्स कंसिस्टेंट हैं तो उस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है. अगर पेपर्स में आपके डिस्प्यूट्स हैं, डिफरेंसेस ज़्यादा हो गए तो वो डिविएट करेगा. इसलिए क्यों ना आप ये दूसरा फॉर्मूला ले लो जिसको हम बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन. और इंडिया में कई सारे संस्थाएं हैं वो उसी फॉर्मूला को अडॉप्ट कर रहे हैं. तो हमने भी उस फॉर्मूला को अडॉप्ट किया है और अभी जो जून 2025 से अपने सारे एग्जाम्स में हमने वेबसाइट में भी डाला है, नोटिस में भी डाला है, यही नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला होगा. और उस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला में ये है कि अगर एग्जाम टू एग्जाम अगर डिफरेंसेस हो तो कैंडिडेट पर इम्पैक्ट बिल्कुल कम होगा, क्योंकि हर शिफ्ट से एक परसेंटाइल बेसिस पे कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे. और ये दिस इज ओनली अबाउट द फर्स्ट लेवल. अबाउट द सेकेंड लेवल जो मैं कह रहा था, अगर नौकरी के लिए सेकेंड टायर एग्जाम चल रहा है, अगर उसमें 2 एग्जाम्स हैं और एक ईजी है एक मुश्किल है, उसमें जितना भी नॉर्मलाइज करें हो सकता है कि उसको किसी कोई अन्याय परसीव करेगा. तो ये बात भी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को नीट वाले केस में गया है और सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया है कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट सेकेंड टायर एग्जाम्स शुड बी सिंगल शिफ्ट. तो वो भी हमारा प्रयास रहेगा. एक बात ये भी आ रही है कि अभी जिस संस्था को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई, एडिक्विटी, जो पिछले एग्ज़ाम हुए उसमें कई सेंटर्स में बहुत सारी दिक्कतों की शिकायत आई. 2 तरह की दिक्कत है. एक ये कि लास्ट मिनट पे एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हुआ या एग्जामिनेशन सेंटर फंक्शनल नहीं है, और दूसरी वहाँ पे जो टेक्निकल दिक्कतें आई, माउस वगैरह काम नहीं कर रहा है. अगर उरई के रहने वाले सौरभ या चेन्नई के रहने वाले गोपाल ये एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनके सेंटर पर इस तरह की कोई गड़बड़ी है, तो एसएससी उस ग्रीवांस को कैसे रिड्रेस करेगा? ठीक है, मेरा ये कहना है इस एग्ज़ाम में, पर्टिकुलरली एसएससी एग्ज़ाम में, बल्कि बाकी देश एग्ज़ाम में पिक्चर अलग है. देयर इज़ अ बिग स्क्यू इन कैंडिडेट्स एंड सेंटर्स. मतलब यहाँ कुछ जगह पे सेंटर्स हैं, कैंडिडेट्स कुछ जगह से ज़्यादा आ रहे हैं, कई जगह पे सेंटर्स हैं जहाँ से कैंडिडेट्स कम आ रहे हैं, एक विषय. और हमें लिमिटेड नंबर ऑफ शिफ्ट्स में करना है. तो शिफ्टिंग इज़ इनएविटेबल, बट लॉन्ग शिफ्टिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. तो अभी मेरा इसीलिए इसके बाद ही हमने कहा है, अभी रिसेंटली हमने जो स्टेनो एग्ज़ाम अभी किया है, आज ख़त्म हो रहा है, इसमें सब मिला के 11 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है. लगभग 80% कैंडिडेट्स को उन्होंने जो मांगा फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस वही सेंटर दिया है. 20% को हमने दूसरी जगह सेंटर दिया है और उसका एवरेज 200 किलोमीटर है. ये घटता जाएगा. कुछ साल बाद हम इस हद तक पहुंचना चाह रहे हैं कि सारे कैंडिडेट्स को जैसे फ्लाइट में टिकट सीट चुनते हैं उस टाइप का सेंटर चुनने का प्रभाव करेंगे. तो ये दिस आई ओनली एक्सप्लेन कि दिस इज अ स्टार्टिंग इश्यू कि सेंटर्स मिलते अच्छे सेंटर्स मिल रहे हैं. कई जगह कुछ सेंटर्स हैं जो बहुत बदनाम हैं, लेने से मुश्किल हो जाएगा. तो उसके कारण सेंटर्स के लिए डिसरप्शन हो रहा है. फ्यूचर में आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल वर्क आउट सम वे टू रिड्यूस द डिसरप्शन. आपने हालिया एग्ज़ाम की बात कही. मेरे साथ इस कमरे में मेरे रिपोर्टर रजत मौजूद है. आरके डिजिटल एक एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पे रजत मौजूद थे और
वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट हैंड गड़बड़ियाँ देखी और हमें ज़्यादातर गड़बड़ियों की, और आई एम श्योर आपको भी, जो पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है कि फलाने सेंटर में अभी तक शुरू नहीं हो पाया, एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ। अब मेरा सवाल ये है सर कि मैं अगर एज अ कैंडिडेट वहाँ पे हूँ और टेक्निकल ग्लिच की वजह से मुझे कम टाइम मिला है, तो क्या मुझे दोबारा मौका देंगे आप? बिल्कुल, किसी भी कैंडिडेट को उसके बारे में हमें लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगा आइडियल सिचुएशन ये है कि सारे टेस्ट टाइम पे शुरू हुए, टाइम पे बंद हो जाए। इस पर्टिकुलर सेंटर इन दिल्ली, और मैं एक भी दूसरी बात भी कहूँगा, सिलेक्शन हो या हो, सिलेक्शन लगभग 200 सेंटर पे हुआ, ये एग्ज़ाम लगभग 150 सेंटर पे हो रहा है। उस एक सेंटर को छोड़ के देश भर में बाकी 150 सेंटर में देयर वाज नो प्रॉब्लम, बट इट वाज डेफिनेटली अ डिसरप्शन, इट वाज डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट। जर्नलिज्म में हमें सिखाया जाता है ट्रेन पटरी पर चल रही ये खबर नहीं है, गिरी जब पटरी से उतरेगी तब खबर है। बिल्कुल, तो अगर एक भी जगह गड़बड़ है सर तो वो एक्सेप्ट नहीं करना है। हाँ, वो तो बिल्कुल कह रहे हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ, उस दिन फ्रॉम द एनालिसिस व्हाट वी फाउंड वाज, इनके प्रोसेस में, बड़े एग्जाम्स में जब सेंटर कर रहे हैं, प्रोसेस में थोड़ा कुछ कैंडिडेट्स को रजिस्टर किए जाने में प्रोसेस के कारण स्टैगर हुआ। तो पहला एग्जाम लेट खत्म हुआ, दूसरा एग्जाम और भी लेट खत्म हुआ, तीसरा एग्जाम जिसको मतलब मान लीजिए 5:30 बजे का शुरू होना है, वो लगभग 1-1.5 घंटा लेट शुरू हुआ। दैट वाज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। लेकिन बात यह है कि उसी रात हमने उसको स्टडी करके, उसके बाद उसी सेंटर में 6 शिफ्ट खत्म हुए हैं, सारे शिफ्ट राइट टाइम पे खत्म हुआ, राइट टाइम पे शुरू हुआ। तो दैट इज अ ह्यूमन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम विच वाज करेक्टेड। बट आपका क्वेश्चन ये था कि कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाना, तो मेरे कहना ये है बाकी ह्यूमन प्रॉब्लम जो है वो मैनेजमेंट से ही करेक्ट करना है। पेन ठीक नहीं है, पेपर ठीक नहीं है, सर्विस ठीक नहीं है, आधार टाइम लग रहा है, ये सब जो है सेंटर मैनेजमेंट से हमें सुधारना है। लेकिन टेक्निकल में माउस हैंग हुआ है, 1 घंटे से पहले ही क्वेश्चन सबमिट हो गया है, ये केसेस जो है हम नॉर्मली हर एग्जाम के बाद लॉग एनालिसिस करते हैं, और लॉग एनालिसिस में ये हमें पता लग गया तो रीशेड्यूल करते हैं। तो पिछले सिलेक्शन एग्जाम में हमने ये देखा कि ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको पूरा मौका नहीं दिया गया, उनको हमने दोबारा बीच बीच में शटल करते रहे, और उसके बाद हमारा एग्जाम तो फर्स्ट को खत्म होना था, उसके बाद हमने सेकंड को दोबारा एग्जाम किया 16,000 लोगों के लिए जिनको ठीक से मौका नहीं मिला, और उसके बाद हम लॉग एनालिसिस कर रहे हैं। और मैं यही अश्योर कर रहा हूँ, उसमें भी हमें कुछ लोग मिले हैं जिनका डेटा इनकम्प्लीट है। मान लीजिए किसी का बायोमेट्रिक्स इनकम्प्लीट है या आधार का फेलियर हो, तो हम क्या करेंगे? तो उसको भी हम दोबारा मौका देंगे। अगर ऐसा एक भी कैंडिडेट मिला, दोबारा मौका देंगे, उसके बाद सिलेक्शन एग्जाम खत्म होगा। तो मैं यही कहने वाला हूँ, ये सब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के लिए बताया ना, ये प्रोसेस न केवल क्वेश्चन, कंटेंट, वॉल्ट, ये सब दूसरा है। एग्जाम कंडक्ट करने के तरीके में भी हमने बहुत चेंज किया है। इससे पहले एक एजेंसी एग्जाम कर रहा था, अभी 4 एजेंसीज हैं जो एक के ऊपर एक कर रहे हैं। और प्रोसेस में देखिए, हमने पूरा आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया। अभी इसको लेकर भी सर बहुत रिजर्वेशंस आ रहे हैं, आधार ऑथेंटिकेशन। कई बच्चों ने कहा कि हमारे पुराने आधार कार्ड हैं उसमें हमारी तस्वीर जैसी है, और अभी, और ये तो वैसे भी इंटरनेट की दुनिया में मजाक चलता है कि कोई इतना भी अच्छा नहीं जितना इंस्टाग्राम के फिल्टर में दिखता है, और इतना बुरा भी नहीं जितना आधार कार्ड की फोटो में दिखता है। यस, तो वो मैच नहीं हो रही, उसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। इसका मैं प्रोसेस बताऊंगा, एग्जिस्टिंग प्रोसेस भी बताऊंगा। आज अभी 25 मई तक जो एग्जाम हुआ, उसमें ये प्रोसेस था कि कैंडिडेट का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। अब किसी को सेलेक्ट करके कहीं भेज रहे हैं, मान लीजिए बीएसएफ में भेज रहे हैं, वहां चेक करेंगे कि भाई ये इसका फिंगरप्रिंट है, मैच कर रहा है। तो इसको हमने स्ट्रीमलाइन करके आधार बेस्ड कर दिया। अब आप अपने मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेट, आधार ऑथेंटिकेट करके अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम आने के बाद उसी फेस का कंपैरिजन होता है और आधार ऑथेंटिकेशन होता है। और अगर कहीं स्टेज में आधार फेल होता है तो हम आधार बाईपास करते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट तो लोकली कैप्चर होता है, तो फिंगरप्रिंट लेते हैं और एग्जाम करने देते हैं। आधार मिसमैच न होने के कारण किसी को हमने एग्जाम लेने से रुकवा नहीं, किसी को एग्जाम मिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। और एंटायर एग्जाम प्रोसेस में आधार है तो प्रोसेस फ्री है, प्रोसेस ईजी है, क्योंकि इसी एग्जाम में पिछले साल तक ऐसा होता था कि आपका फोटो ठीक नहीं है, आप फोटो में चश्मे पहने हो, टोपी पहने हो, बनियान ठीक नहीं है, कई कारण से रिजेक्ट होते थे। हम अब इतना लिबरल है कि किसी का आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, मान लीजिए लगभग हम उसको फोटो को देखते भी नहीं, मतलब इट्स अ वेरी लिबरल प्रोसेस। डिजी यात्रा टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा एग्जाम आने के लिए भी। तो आधार इज एन एडिशन, ऑल दीज आर टेक्निकल एडिशंस दिस टाइम। अगर रजिस्ट्रेशन में आज टाइम हो रहा है, जून तक मेरे एग्जाम में आधार नहीं था, अभी मान लीजिए एक शिफ्ट में एक लैब में 100 लोग आ रहे हैं,
100 लोगों का आधार ऑथेंटिकेट करके जाके बैठना है, इसलिए थोड़ा लेट हो, उसलिए हमने प्रोसेस को ट्वीक किया, अभी थोड़ा सेटल हो रहा है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन हमें कई स्टूडेंट्स ने ये कहा कि चूंकि आधार कार्ड मांगा गया और फोटो मैच नहीं हो रही थी और एक टाइमलाइन है भरने की फॉर्म को। मैं ये बताऊंगा, ये दूसरा विषय है। सारे कैंडिडेट्स को एसएससी एग्जाम लिखने के लिए एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है जी। कुछ कैंडिडेट्स से हमें लिखा है कि ओटीआर में मैंने मेरे बहन का आधार ले दे दिया, किसी और का आधार दे दिया। हमने वो प्रोसेस एग्जाम एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने तक खुला था, उसके बाद बंद किया था, तो इसीलिए वो लोग आधार नहीं कर पाए। उनके लिए नॉन आधार रूट हमेशा खुला है। उसके लिए भी हम अभी जब सारा एग्जाम खत्म होगा आज, उसके बाद अगले महीने इसी अगस्त में वो ओटीआर को एडिटेबल बनेंगे, ताकि आप जाके वो गलती को ठीक कर सकते हैं। न केवल ये, यू विल गिव देम दिस ऑप्शन एंड नॉट ओनली दैट, देयर आर मेनी अदर फील्ड्स वेयर कैंडिडेट्स मेड अ मिस्टेक मतलब कोई बेचारा कैंडिडेट सीएससी में जाता है, कहीं और जाके ओटीआर भरता है, उसने गलती से मान लीजिए आपको एससी कर दिया या ओबीसी कर दिया, जो गलत है, उसका नुकसान इसको झेलना पड़ा है। मान लीजिए कोई आज ईडब्ल्यूएस नहीं है, कल ईडब्ल्यूएस बनेगा, बोर्ड का नाम गलत कर दिया, परसेंटेज गलत कर दिया, रोल नंबर गलत कर दिया, हमेशा गलतियां हो सकती हैं। तो एग्जाम से पहले मई जून में हमने 1-1.5 महीना टाइम दिया था उसको एडिट करने को, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ तो हमने बंद कर दिया। अब ये एग्जाम्स होने के बाद अगले एग्जाम्स का एप्लीकेशन सितंबर में खोलेगा, अक्टूबर में उसको पूरा एडिटेबल अलाउ करेंगे। प्रॉब्लम यह है जब एग्जाम चल रहा है एडिट करेंगे तो उसका बहुत मिसयूज होता है, तो इसीलिए किया था। तो ये है, किसी ने गलत आधार हो गया तो उसका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, नहीं ना, ये उसका असर है। ओटीआर एडिटेबल बन जाएगा एग्जाम के बाद। अच्छा, एक दिक्कत सर ये भी आती है कि एडमिट कार्ड बहुत लेट रिलीज होता है और उसमें भी सेंटर तो बिल्कुल आखिरी में बताया जाता है, जबकि हम बाकी कई एग्जाम्स में देखते हैं। और जब आप कह रहे हैं कि मेरा सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि मैं एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट पहले पेपर डिजिटली भेज रहा हूँ, तो सेंटर पहले से बताने में क्या समस्या है? सारे समस्या उसी में है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, प्लीज। किसी को ट्रैवल करना होगा तो इसीलिए एग्जाम से पहले, मान लीजिए आपका चुनाव हुआ सेंटर हो या आपको जो सेंटर नहीं पसंद है, जो भी हो, आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको टिकट लेना है, जाना है, कमरा लेना है, जो भी है। तो एग्जाम मान लीजिए 10 तारीख को है, तो हमारा प्रयास हमेशा है, कई एग्जाम में 1-2 दिन आगे पीछे होंगे, तो 1 तारीख को मतलब एग्जाम के 10 दिन पहले आप देख पाएंगे कि आपका सिटी कौन है। इसको हम सिटी लाइव बोलते हैं। तो कैंडिडेट को पता लगेगा कि मेरा एग्जाम गोरखपुर में है। लेकिन एग्जाम के 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड लाइव करेंगे। उसका तात्पर्य यह है कि कैंडिडेट को यह पता ना लगे कि गोरखपुर में वो कौन सा सेंटर है, नहीं तो कुछ सेटिंग होने का संभावना है। इसीलिए हम इस तरह के केसेस पहले पाए गए हैं जिसमें कैंडिडेट्स ने या नकल माफिया ने पूरे के पूरे सेंटर हाईजैक कर लिए? सेंटर हाईजैक करने नहीं, प्रयास तो हमेशा रहता है। हमेशा हम देखते हैं कैंडिडेट का पूरा घर यहाँ है, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर वाले सेंटर को बहुत प्यार से मांगता है। कारण ऐसे ही कुछ कारण है, क्योंकि आपको डाउट होता है कि उन्होंने मैनेज कर लिया है। नहीं, कोई सेंटर में कंप्रोमाइज होने का प्रयास होगा। और मैं दूसरा विषय एक भी, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कि अभी तक एग्जाम सेंटर में क्या हो रहा है वो एक दीवार के पीछे था, मतलब कोई एजेंसी कर रहा था, वो मॉनिटर कर रहे थे। सबसे पहली बार इस जून वाले एग्जाम से हमने ऐसा किया है, अगर मान लीजिए इस देश भर 300 जगह पे 50,000 लोग एक ही टाइम पे एग्जाम लिख रहे हैं, हर सेंटर में हमने एक बॉक्स रखा है, जो बॉक्स वो सारे मशीन्स को मॉनिटर करता है। अगर कोई किसी एग्जाम सेंटर पे हैक करता है, मान लीजिए आपका दोस्त आपका टर्मिनल टेक ओवर करता है और आपका आंसर देता है, हमें पता लग जाएगा। आप बहुत खुश होंगे कि अच्छा किया। एग्जाम के बाद आपको पता लगेगा कि आपका कुछ नहीं हुआ, हम आपको निकाल देंगे, डिबार कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आई वांट टू से कि इस बार सबसे पहली बार इस साल के सारे एग्जाम नोटिस में हमने स्पेसिफिकली एक क्लॉज डाला है कि एसएससी लॉग एनालिसिस, सीसीटीवी एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग एनालिसिस के बेसिस पे किसी कैंडिडेट को नकल या बदमाशी करते हुए पकड़ा गया तो उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे। क्योंकि मुझे भरोसा है कि कोई ना कोई कैंडिडेट, जैसे केस आपने बताया, कोर्ट पे जाके बोलेंगे सर मैं एग्जाम लिखा, अच्छा नंबर आया, एसएससी मेरे को सेलेक्ट नहीं किया। तो हम कोर्ट में ये सारा एविडेंस प्रेजेंट करेंगे। डिजिटल एविडेंस है, इसकी सेंटर में बंदा यहाँ बैठा था, इसका कोई दूर में बैठ के एग्जाम लिख रहा था, तो इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई करें। आप सर ये कह रहे हैं कि हम सेंटर जो है, आपने कहा कि हम प्रेफरेंस के हिसाब से देते हैं, जो 3 सेंटर होते हैं, पर हमारे सामने सिटीज जी, हमारे सामने कई ऐसे केसेस हैं जिसमें स्टूडेंट्स को 1200, 1400 किलोमीटर दूर के और उनकी प्रेफरेंस से इतर सेंटर दिए गए, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत हुई।
और इसमें जाहिर सी बात है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमिकली बहुत वेल ऑफ फैमिलीज के लोग हों। तो अगर हम 200-300 किलोमीटर के भीतर ही एक उनको रोबस्ट सिस्टम दे सकते हैं तो इतनी दूर फेंकने की क्या जरूरत है स्टूडेंट को? ये अगेन इट्स मोर लाइक अ ट्रांजिशनल प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा, ये हमारे पुराना एजेंसीज को बड़े शहर में बड़े सेंटर्स थे, बाकी छोटे सेंटर्स हैं, इसलिए ये इनिशियल डिसरप्शन है। हर एग्जाम में ये नंबर कम होता जाएगा और मेरा आइडियल यह है कि एक सिचुएशन पहुंचे कि कैंडिडेट को सबको अपना चॉइस वाला सेंटर दे दें। ये संभव है जब मोर एंड मोर सेंटर्स, गुड सेंटर्स, रिलायबल सेंटर्स पकड़ में आए। लेकिन स्क्यू कैंडिडेट कहाँ से आते हैं और कहाँ लिखना है, उस डिस्प्यूट के कारण थोड़ा होगा, लेकिन 200 भी मैं समझता हूँ ज़्यादा है। मैक्सिमम 1 घंटे में पहुँचने, 2 घंटे में पहुँचने लायक सेंटर ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, और कम करेंगे। कोई आपने इसके लिए टाइमलाइन सोची है? हर एग्जाम टाइमलाइन है, मतलब नहीं ये कि हम ये सेंटर वाले इश्यूज को फॉर वंस एंड ऑल आई विल फिक्स। नहीं, मैं यही कहूँगा, ईच एग्जाम इज डिफरेंट। 30 लाख वाला एग्जाम और 10 लाख वाला एग्जाम में फ़र्क है, बट हम अपने वेबसाइट में पब्लिश करेंगे कितने लोगों को फर्स्ट सेकेंड चॉइस दिया। वो नंबर देखते ही आपको पता लगेगा कि भाई सेंटर कितने लोगों को ठीक मिला कि नहीं मिला। क्योंकि मेरे सामने सर एग्जाम्पल हैं, विशाखन पी अंडमान निकोबार के विजयपुरम के रहने वाले, सेंटर दिए विजयपुरम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, सेंटर मिला कटक 1200 किलोमीटर दूर। यूपी के अंबेडकर नगर के सूर्या चौधरी, सेंटर दिए प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, सेंटर मिला पटना। पश्चिम बंगाल कोलकाता अयान हल्दर, सेंटर दिए कोलकाता, कल्याणी, दुर्गापुर, सेंटर मिला झारखंड का रांची 450 किलोमीटर दूर। फिरदौस खातून, सेंटर दिए कल्याणी, कोलकाता, बर्धमान, सेंटर मिला 527 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी। आई मीन आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, पर एक एग्जाम्पल सर ऐसा है जिसने मेरी बुद्धि चकरा दी। यूपी के लखनऊ की रहने वाली एक स्टूडेंट है सर, उनका नाम है मीना। उनका सेंटर था लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी के एनकेएम पब्लिक इंटर कॉलेज में। एग्जाम देने पहुंची और ये सेंटर के बारे में एसएससी ने उनको इन्फॉर्म किया कि ये आपका सेंटर है। पहले शहर इन्फॉर्म किया, फिर सेंटर। तो उन्हें बताया गया कि उनका सेंटर चेंज हो गया है और अब वो सेंटर वहां से 10 किलोमीटर दूर लखनऊ में एक यश इन्फो सेंटर था। वो वहां पहुंची, तब तक एग्जाम शुरू हो चुका था, उनको एंट्री नहीं मिली। ये लास्ट मिनट, एक बार जब आपने सेंटर बता दिया फिर कैसे चेंज करते हैं, और अगर करते हैं तो उनके ग्रीवांस को कैसे आप एड्रेस करेंगे? ये कुछ सेंटर्स पर्टिकुलरली ईस्टर्न जोन में कलकत्ता से जमशेदपुर, रांची बेचना हुआ है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। कलकत्ता में पुराने वेंडर का बड़े बड़े सेंटर्स थे जो हाथ में नहीं है, और कुछ सेंटर्स लास्ट मिनट तक डिस्प्यूटेड थे या कोर्ट केस वाले, मतलब माल प्रैक्टिस वाले थे, इसलिए करना पड़ा। वो कम होगा। दूसरी बात यह है, सेंटर चेंज एट द लास्ट मिनट रेयरली हैपेंस, लेकिन आज भी हमने किया है। आज भागलपुर में फ्लड है, एक सेंटर को कोई पहुंचा नहीं गया, मतलब नदी पूरा फ्लड में जा रहा है, तो वहाँ स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली एसएमएस और फ़ोन में कांटेक्ट करके दूसरा सेंटर को बस में लेके पहुंचा है। आज सुबह भी किया है। ये ऐसा छोटा प्रयास होगा, लेकिन उनमें भी अगर कोई जा नहीं पाया, मिस किया, उनको दूसरा मौका दिया जाएगा। तो दिस इज रेयर, बट दिस क्वेश्चन ऑफ हर मिसिंग, लेट मी चेक, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। इट इज़ एन ऑप्शन, क्योंकि हमने आपको बोला कि इस सिटी में इस सेंटर में करेंगे। अगर कोई इश्यू है, उस सेंटर में कुछ फेलियर है, तो दूसरा सेंटर ऑफर करेंगे, नहीं तो दूसरा दिन दूसरी जगह करेंगे। अगर एक कैंडिडेट भी मिस किया, उसके लिए भी एग्जाम करने पड़े, हमने किया है, करेंगे। हाँ, क्योंकि सर पूरा सवाल ना एक ह्यूमन कंसिडरेशन का आ रहा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि चाहे एसएससी हो, चाहे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एडुकेट, भाई वहां पे भी लोग बैठे ना, उन्होंने भी जिंदगी में कभी इम्तिहान दिए हैं ना, 100। वो भी घरों से निकले हैं टिफिन बांध के, तो उनको तो पता होगा ना कि क्या दिक्कतें होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर से आए लोग हैं। ऐसा नहीं है। आप आईएएस बने 91 बैच, आपने भी किसी हॉस्टल में रह के तैयारी की होगी, आप भी किसी एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे। अब जैसे ये शोपियां का केस है सर, आमिर मंजूर का, दृष्टि बाधित है, थर्ड प्रेफरेंस दिल्ली डाली, सेंटर में दिल्ली बता दिया गया, पहुंचे 24 तारीख को उनका एग्जाम था, जुलाई को, 2 दिन पहले तक सेंटर नहीं बना क्योंकि आपकी पॉलिसी है। 23 तारीख को उनको पता चलता है कि उनका सेंटर है दिल्ली का पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर, लेकिन एसएससी ने कहा कि टेक्निकल ग्लिच है, हम यहाँ पे सेंटर नहीं करेंगे। वो वापस कश्मीर लौट गए। फिर उनको रास्ते में जानकारी मिली जब उन्होंने दोबारा चेक किया कि अब आपका 28 तारीख को एग्जाम है, और फिर उन्होंने वापस आके एग्जाम दिया। भागलपुर का आपने खुद ही जिक्र किया है, महर्षि में ही ऑनलाइन सेंटर। इस बात को और दुरुस्त क्यों नहीं किया जा सकता है कि जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं, उसको इम्प्रूव किया जाए लगातार, और उनको ये पता हो कि अगर गड़बड़ हो रही तो एक सिंगल विंडो है जहां पे हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। एक सवाल। दूसरा, अगर एडिक्विटी
जो कंपनी है वो लगातार ऐसे सेंटर्स पिक कर रही है जो फॉल्टी हैं, तो एडिक्विटी पे क्या कार्रवाई कर रहा है एसएससी? सेंटर में और एडिक्विटिव में अगर कमियां है तो सर्विस लेवल्स है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे एक्शन पेनल्टी लगेगा बिल्कुल। और बार बार दोबारा अनएक्सेप्टेबल सेंटर्स को अगर आ रहे हैं तो वो अपना मिस्टेक हो जाएगा। एसएससी शुड नॉट टेक रिपीटेडली द सेम सेंटर्स वेयर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बिल्कुल। कभी आपने इन एजेंसीज को ये भी बोला है कि प्लीज इंश्योर कि एग्जामिनेशन सेंटर्स पे बाउंसर्स की तैनाती ना हो जो स्टूडेंट्स के साथ मारपीट ना करें, क्योंकि ऐसे केसेस भी आए हैं? स्टूडेंट के साथ किसी का मारपीट करने का रोल हक ही नहीं है। जो भी है पुलिस केस बनेगा, और कोई एग्जाम जैसे माहौल में बाउंसर्स की बिल्कुल रोल नहीं है। पर ऐसा हुआ है सर। इसी दिल्ली में गुरु हरगोविंद सिंह इंस्टीट्यूट है, उसके डिजिटल डॉक्यूमेंट हैं बाकायदा कि उसमें बाउंसर्स ने मारपीट की है। वो सेंटर का व्हाट टू कॉल इट वाज बैड मैनेजमेंट। उसी दिन लिखित में उनको बोला गया अभी किसी भी सेंटर में बाउंसर दिखना नहीं चाहिए। क्लियर। अगर दिखा तो उनका वायलेशन है, उनके ऊपर एक्शन लेंगे। यस। एक बात ये भी पूछी गई कि अगर एसएससी को पढ़ाने वाले टीचर्स एसएससी चेयरमैन से या डीओपीटी के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनसे मिलना चाहते हैं तो मिलने के बजाय उनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है, बस में घुमाती है, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है एज इफ दे आर क्रिमिनल्स। इससे तो ऐसा, देखिए आप मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं तो इससे मेरा अकीदा बढ़ा ना, यकीन बढ़ा कि ही इज रेडी टू टेक माय क्वेश्चंस। अगर एसएससी के पास कुछ छिपाने को नहीं तो वो अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट से क्यों नहीं मिलेगा? क्यों उनको फालतू बस में घुमाएंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं किसी को बस में घुमाया नहीं, और मैं दिल्ली पुलिस ने घुमाया। आप दिल्ली पुलिस से पूछ लीजिएगा, हमने सबसे मिला है। और सिचुएशन आने में बाद तुरंत डीओपीटी सेक्रेटरी हो या माननीय मंत्री हो, सब ने मिला है, बात किया है, उनके बाद यही डिस्कशन हो चुका है। तो whatever the police does, that is a law and order issue। मतलब उनका कुछ कारण हो सकता है, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। उसी दिन यहाँ उनसे मुलाकात हुआ है, उसी दिन यहाँ भी, जिन बिना पूछे मैंने देखा भीड़ असेंबल हो रहा है, तुरंत उनको बुलाया और मेरे डायरेक्टर ने उनसे बात किया और चले गए। तो हमें किसी से, लेकिन एक बात, हाँ ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने कहा कि उस पैसे से हम सड़कें बनाते हैं जो 100 रुपए लेते हैं। यार आपको तो पता है कितना पैसा आता है और कितना रोड बनता है। आई वोंट कमेंट ऑन दैट। आई हैव ऑल्सो करेक्टेड दैट इन द चैलेंज वाला इश्यू। चैलेंज के लिए जो इट इज अ फ्रिक्शन टू अवॉइड फ्रिवोलस चैलेंजेस, दैट्स ऑल। ठीक है। एक सवाल ये भी आया कि इन्विजिलेटर्स को प्रॉपर ट्रेन नहीं किया जाता है। एसएससी ये मान के चल रहा है कि जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सेंटर के लेवल पर रिजॉल्व करने चाहिए। स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो इन्विजिलेटर उनको पता ही नहीं होते हैं इश्यूज, तो हम हमारे लिए तो फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात हो गई। ये स्टार्टिंग डेज में कंप्लेंट डेफिनेटली था, वो सच भी था और करेक्ट हो रहा है। तो एक मेन चीज़ हमने लिया है, इन्विजिलेटर हमारे लिए एक वीक पॉइंट है क्योंकि कई कैंडिडेट और इन्विजिलेटर और स्क्राइब जो है मिंगल होता है। कई कैंडिडेट जो है आज ड्यूटी करेगा, कल एग्जाम लिखेगा, ये कुछ जगह हुआ है। कई बार हमने एग्जाम के बाद पकड़ा है, अब इस एग्जाम से पहले पकड़ते जा रहे हैं क्योंकि आधार मैंडेट किया है। आप कैंडिडेट हो तो आधार ऑथेंटिकेशन है, आप इन्विजिलेशन ड्यूटी कर रहे हो तो आधार ऑथेंटिकेशन है, तो पता लग जाएगा कि कौन 2 रोल प्ले कर रहा है। हर रोज हर शिफ्ट में हम शिफ्ट आने से पहले यहाँ से बोलते हैं, भाई ये देखो आपके ये 50 इन्विजिलेटर हैं जो कैंडिडेट थे, आधार मैच हो रहा है, निकालो उनको। ये कंटिन्यूस प्रयास होता है। एक सर सवाल ये भी आया जो अगेन टेस्टिंग एजेंसी से जुड़ा हुआ है कि टेक्निकली टीसीएस ज़्यादा एडवांस था, आपकी अपनी बिडिंग प्रोसेस में भी वो दिखा, लेकिन वो एक बढ़िया एग्जाम कराने के लिए ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, तो सरकार ने पैसा बचाना चुना इन प्लेस ऑफ एक टेक्निकल सुपीरियर सिस्टम। और ये भी लोगों ने कहा कि देखिए एडिक्विटी पे कई इल्ज़ाम लगे हैं, उनको एलिजिबल खुद सरकार के कई डिपार्टमेंट से माना है। मसलन 2020 का सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है, इसने कहा कि एडिक्विटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल नहीं है। 2022 में इन्होंने मध्य प्रदेश में टीचर पात्रता परीक्षा करवाई, उसको लेकर भी शिकायत हुई क्योंकि उन्होंने किसी और को आउटसोर्स कर दिया, बीपीओ सिस्टम चला रहे थे। ऐसी एक लंबी चार्जशीट है एमपी की पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर, कर्मचारी चयन बोर्ड जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती रोकी और बाद में फिर वो रिवाइज हुआ। एनटीए ने भी इन सब के बावजूद ये सब चीज़ें दी। आई एम श्योर ये चीज़ें आप तक भी पहुंची होंगी। एज ए एसएससी चेयरमैन कुछ रोल रहता है आपका एजेंसीज को चुनने में, या ये इंश्योर करने में कि जो एजेंसी चुन ली गई है वो अपने ये जो उनके अतीत की गड़बड़ियां हैं उनको फिक्स रखे? यार मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सरकारी प्रोक्योरमेंट हो या टेंडर हो,
रोल फॉर डिस्क्रिशन इज केप्ट मिनिमल, प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड है, उसके हिसाब से ही कर सकते हैं, नहीं तो इसका बहुत अब्यूज हो सकता है। तो जिस प्रोसेस से, दिस इज ओनली वन एजेंसी, हमको टेंडर के थ्रू, जैसे मैंने पहले बताया, 4 अलग अलग एजेंसीज चुने हैं, उस हर एजेंसी को एक टेंडर करवा के ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के टेक्निकल एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। तो एक बात तो है, जिसके पास लो बिड है लेकिन टेक्निक नहीं है, वो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, और जिसके पास खाली टेक्निक है लेकिन रेट एस्ट्रोनॉमिकल है, वो भी नहीं आना चाहिए। ये बैलेंस करके आगे लेने का प्रोसेस है, कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ के सारे मिनिस्ट्रीज, हर स्टेट के सारे मिनिस्ट्रीज में ऐसा ही होता है। मेरा यही कहना है कि ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक डोमेन में है। कोई भी अभी सीपीपी पोर्टल में जाके इस टेंडर से जुड़ा हुआ सारे ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं और पता लग सकता है कि भाई कौन कैसा किसी एजेंसी को सेलेक्ट करता है। मी एंड माई टीम एग्जैक्टली डिड द सेम थिंग सर। हम आपके पोर्टल्स पे गए और हमने सारी चीज़ें देखी कि कैसे राउंड 1 में अहमदाबाद बेस्ड एडुस्टेट कंपनी को हटाया गया क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, उन्होंने ब्लैक लिस्टिंग का सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। बची 3 कंपनियां, टीसीएस, एडुकेटी एंड एपटेक। फिर प्रेजेंटेशन हुए, एपटेक को डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि वो टेक्निकली वो चीज़ें नहीं दे पा रहे थे। बचा टीसीएस और एडुकेटी। टीसीएस को बेटर माना गया। तीसरा कोई था, एनएसआईटी भी था, 3 कंपनीज थे इसमें। एनएसआईटी को सर बाद में, ये जो हमारे पास डेटा है ये देखिए, ये मिनिस्ट्री के ही डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है टीसीएस, कि एडुकेटी एंड एपटेक, ये 3 थे। हो सकता है कि पुराना हो या किसी मिनिस्ट्री का हो या दूसरे टेंडर का हो। इस टेंडर में एनएस 3 कंपनियां थी, वो 2025 का रिकॉर्ड में है जी, उसके सारे डिटेल्स हैं उसमें। अच्छा। फिर एसएससी ने कमेटी बनाई कि अब आप एवेलुएट करिए। और नॉट ओनली इंटरनल, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल, बिकॉज टेक्निकल एवेल्यूएशन में अपना बायस आना नहीं चाहिए। तो बाकी आईटी और एक्सपर्ट्स को लगा के वो लोग एवेल्युएट करते हैं, और उनका सोल्यूशन प्रपोजल ये था कि नंबर्स देके तीनों 5 नंबर से ऊपर हैं, तीनों को कंसिडर कर सकते हैं। तो उसी तरह आगे बढ़े। उसी कमेटी को मैं कोट कर रहा हूं जिन्होंने ये चुना। उन्होंने कहा कि एडुकेटी के पास टेक्निक तो इनक्रिप्टेड है, जिससे जो आप इसकी गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो मेंटेन होगी, पर उन्होंने कहा कि वो विंडोज पे काम करते हैं जो ज्यादा सेफ नहीं है। इसको कैसे एड्रेस किया गया? नहीं, इट इज ट्रू इन वन सेंस। इसीलिए हमने नया बॉक्स लगाया। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम किसी ने किया नहीं जहां हमारा बॉक्स लगा है, सीडैक का बॉक्स लगा है, उसके पीछे आपका मशीन लाइनक्स में चल रहा हो या विंडोज में चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पूरा उसका हॉरोस्कोप निकल जाएगा। अगर कोई वायरल है, अगर लेकिन मान लीजिए मेरा ए बॉक्स नहीं है और विंडोज में चल रहा है, अगर कोई विंडोज का कोई वल्नरेबिलिटी हो जो किसी हैकर को मालूम हो, तो वो उसको हैक कर सकता है और हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन इसीलिए हमने बीच वाले ब्रिज वाला बॉक्स लगा के उसको टैकल किया है। एक आखिरी सवाल है मेरा, एज एसएससी चेयरमैन, क्या आप हमें ये प्रॉमिस दे सकते हैं कि अगले 6 महीने में या अगले 1 साल में यू विल बी एबल टू इवॉल्व अ प्रोसेस जिसमें आपकी दूसरी एजेंसीज पे, दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स पे डिपेंडेंसी घट जाए? कई लोगों ने कहा कि इतनी ताकतवर सरकार है, देश की सरकार है, भारत सरकार है, डीओपीटी उसका डिपार्टमेंट, एसएससी उसके तहत आता है, क्यों हम एक इतना एडवांस और फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना सकते हैं जिसमें आप बायोमेट्रिक डिटेक्शन भी कर पाएँ और जिसमें इस तरह की दिक्कतें भी ना हो कि कभी उन्होंने कहा साहब तबेले पे बना दिया, कभी माउस काम नहीं कर रहा, कभी 1800 किलोमीटर दूर है, और इसको लेके अगर कोई योजना है तो उसकी टाइमलाइन क्या है? आपने बहुत कठिन सवाल पूछा। प्रॉब्लम तो है, लेकिन अच्छी बात है कि खाली एसएससी का प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए एग्ज़ाम करते हैं। ये जो सेंटर्स पे डिपेंडेंट हैं, वो एक रिस्क फैक्टर बन रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर सेंटर्स का छोड़ के कोई दूसरे टेक्नोलॉजी से करवा सकते हैं, तो ये इसका एफर्ट जो है ज़्यादातर अपना एक अलग संस्था है एनआरए, सो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो भी इस पे लगे हुए हैं। कुछ पायलट्स चल रहे हैं, लेकिन सेंटर्स को बाईपास करके कोई दूसरे डिवाइसेस के थ्रू डिलीवर कर सके हैं तो मेरे ख्याल से बेटर होगा उसकी तरफ। लेकिन दीज आर वेरी इनिशियल डेज, उसकी तरफ जाने का इच्छा तो है, प्रयास तो रहेगा, क्योंकि जब तक सेंटर्स हैं जो अपने, क्योंकि सेंटर में क्या है, सेंटर से कहाँ से तार निकल रहा है, तार के पीछे कौन है, क्या कर रहा है, ये सब अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ का एफर्ट होता रहेगा, उसको अवॉइड करना है। तो जैसे मैंने बताया, ये पहली बार हम एग्ज़ाम में बॉक्स लगा के ट्रैक कर रहे हैं।
लेकिन मुझे भरोसा है कि कोई ना कोई स्मार्ट हैकर इस देश में निकलेगा जो उसको भी हैक तोड़ करेगा निकाल लेगा हमेशा। तो So it's always going to be a work in progress in a way. it is a race where we are chasing to avoid malpractices, to catch hacking attempts and ensure. So जैसे आपने कहा सेंटर्स का डिपेंडेंसी कम होगा तो और भी नज़दीक सेंटर्स दे सकते हैं, बेटर सुपरविजन हो सकता है। हमारा उस पर प्रयास चल रहा है और बाकी सारे एजेंसीज भी इसमें जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि अगले 1 साल में कुछ चेंजेस का आशा है। सर आप आशा नहीं, आप तो यकीन दिलाइए सर। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं हमें आपसे एश्योरेंस चाहिए सर। आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग मिलियंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री। नहीं, इट विल मेक आवर जॉब आल्सो इजी। मतलब व्हाई शुड वी कंडक्ट एग्जाम्स विद रिस्क लूपहोल्स? सारे लूपहोल्स बंद करके लूपहोल फ्री, डिफेक्ट फ्री, रिलायबल, ट्रस्टवर्थी एग्जाम्स करने के लिए बिल्कुल करेंगे उसकी ओर। और अगर किसी को मौका मिलने में दिक्कत आ रही है तो वो रीच आउट कर सकता है एसएससी को। एसएससी के पोर्टल पे एक ऐसा भी तो हो कि साहब ये दिक्कत आई हमको और आप उसको क्रॉस चेक करो, अगर आपको लग रहा है जेन्युइन कंसर्न है देन यू विल एड्रेस इट। नहीं, हमेशा क्योंकि हमने एसएससी में पहले, आपके टेन्योर से पहले की बात है हालांकि, कि भर्तियां निकली n नंबर, फिर वो पता चला कि साहब ज़्यादा लोग हो गए, फिर आपने एक नया क्राइटेरिया दिया, उनको भर्ती किया, लेकिन सीटें निकली थी 60,000 तो भरे 55,000, फिर वो बाकी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब भी हुआ है सर। ये मुझे मालूम है, लेकिन दूसरी बात है हम एक और भी प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं कि अगर एक एग्जाम में 10,000 वैकेंसी हैं तो 10,000 लोगों को नौकरी दिया जाए। आजकल अपना सिस्टम ऐसा है। आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस वेटिंग लिस्ट सर? उसको हम वेटिंग लिस्ट नहीं कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दिस इज नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ पोस्ट। मान लीजिए मैं सब एक ही पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहा हूँ तो वेटिंग लिस्ट कर सकते हैं। अपने कई एग्जाम्स जिसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर एग्जाम, मल्टी पोस्ट, आप एग्जाम लिखोगे, ज्वाइन करोगे कस्टम्स बॉम्बे में या इनकम टैक्स दिल्ली में या कोई डिफेंस में, तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है, तो वेटिंग लिस्ट किसका बनेगा? तो इसलिए हम इसको वेटिंग लिस्ट नहीं बोलते हैं, इसको एक स्लाइडिंग सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम होगा, उसके बाद आपको एक जगह बता दिया जाएगा। हो सकता है कि आप उसको ना पसंद करें, आपको कोई दूसरा एग्जाम लिखना है, दूसरा नौकरी है, तो उस एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद उस सिस्टम को एनालाइज करके दोबारा करेंगे ताकि किसी को एक्स मिला वो वही जा सकता है, कोई इजेड एक्स पे ऑक्यूपाई कर सकता है और जो नीचे वेटिंग में है वो ऊपर आ सकता है। इसको कब तक इम्प्लीमेंट कर देंगे? ये इस साल के एग्जाम से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास है। थोड़ा पिंकी प्रॉमिस कर दीजिए ना सर कि एकदम बच्चे भी खुश हो जाएं कि चलो कम से कम सीटें तो लैप्स नहीं होंगी। अरे नहीं, हमने एग्जाम नोटिस में भी डाला है। हम एग्जाम नोटिस में भी डाला है कि वी विल इंट्रोड्यूस अ स्लाइडिंग सिस्टम। द ओनली थिंग व्हाई आई एम नॉट वेरी जंपिंग अबाउट इट इज वी हैव टू डेवलप अ सिस्टम फॉर इट। आधार ऑथेंटिकेट करके डाटा के बेसिस पे स्लाइडिंग करना है। वो टेक्निकल डेवलपमेंट है, काम चल रहा है, 3-4 महीने में हो जाएगा। जब इस साल के नौकरियां में ज्वाइन करने पड़ेगा तब तक तैयार कर देंगे। थैंक यू सर, आपने इतना वक्त दिया। एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन को आप सुन रहे थे। हमने कोशिश की कि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हैं वो सर से पूछ सके, लेकिन और भी जो सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में संवाद का सिलसिला, सवाल पूछने का हक और जवाब सुनने की समझ हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।